नमस्कार दोस्तों, बच्चों की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आरती कुशवाहा आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हूँ कक्षा 10वीं की सामाजिक अध्ययन का पाठ है प्राकृतिक संसाधन। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। बच्चों, प्राकृतिक संसाधन का अध्ययन हम पूर्व कक्षाओं में भी कर चुके हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? तो प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं, जैसा नाम से आप लोग देख रहे हैं कि प्राकृतिक यानी कि जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और संसाधन यानी वे वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, वे संसाधन कहलाती। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होंगे? प्राकृतिक संसाधन वे वस्तुएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन से पहले बच्चों हमें संसाधनों को समझना होगा कि संसाधन क्या होते हैं। संसाधन यानी कि जैसा अभी मैंने आपको बताया कि संसाधन वे वस्तुएं होती हैं जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती हैं। इसे मैंने एक अपनी परिभाषा के माध्यम से समझाया है। जैसे संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। कोई भी वस्तु प्रकृति में हो, हमेशा से मौजूद रही हो, लेकिन वह संसाधन नहीं कहलाती। ये जरूरी नहीं है कि प्रकृति में जो वस्तु है तो वो संसाधन कहलाएगी। वो कब संसाधन कहलाएगी? जबकि वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। इसका हम रूप परिवर्तन भी करते हैं, यानी प्रकृति से जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं इनका रूप परिवर्तन भी किया जाता है। इसे हम नए रूप में, नए आकार में ढालते हैं। तो जिसे हम किसके द्वारा? तकनीकी के माध्यम से या प्रौद्योगिकी के माध्यम से। तो प्रकृति का कोई भी तत्व कब संसाधन बनता है? जब वह हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता हो या मानवीय सेवा करता हो। तो हम इसे बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण बताए हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। देखिए इसमें जैसे जल है। जल क्या होता है? हमारे दैनिक जीवन में दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। ये हमारे पीने के काम आता है, ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है और बहुत सारे जो काम है, मतलब बहुत सारी आवश्यकताएं उनको पूरा करता है। इसलिए जल भी क्या है? हमारा महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि हम जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। इसी तरीके से खनिज तेल है। खनिज तेल भी धरती के अंदर से भी निकाले जाते हैं। समुद्र के अंदर भी इसके अपार भंडार हैं, वहाँ से भी इनको निकाला जाता है। तो ये क्या करते हैं? हमारे जो वाहन हैं या हमें जो ज्वलनशील होने के कारण हमारे भोजन बनाने के काम आते हैं, वाहनों को चलाने के काम आता है। तो ये भी क्या है कि हमारा संसाधन है। वन संसाधन, वन भी संसाधन है, क्योंकि ये भी हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कैसे? जैसे इनसे हमें लकड़ी मिलती है, भोजन मिलता है, औषधियाँ मिलती हैं। ये जो जंगली पशु होते हैं उनका जीवन यापन भी इन्हीं पर निर्भर होता है। इनसे हमें रबर मिलती है, कॉटन मिलती है और भी बहुत सारे कामों के लिए बहुत सारी आवश्यकताओं की जंगल जो होते हैं हमारी पूर्ति करते हैं। इसलिए ये भी क्या है? संसाधन है। चट्टानें हैं। चट्टानें भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन के काम आती है। बड़े बड़े भवनों का निर्माण होता है, इनसे मकानों का निर्माण होता है, क्योंकि चट्टानों से पत्थर को तोड़कर और इससे मकानों का निर्माण किया जाता है। इसलिए ये भी हमारी आवश्यकता को पूरी करते हैं। मिनरल्स हैं, यानी खनिज पदार्थ है। खनिज पदार्थों को भी पृथ्वी के अंदर से खोद कर निकाला जाता है, जैसे कि लोहा है, सोना है, चांदी है, एल्युमिनियम है। ये सभी जो होते हैं खनिज पदार्थ होते हैं और ये हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, इसलिए ये संसाधन होते हैं। सॉइल से हमें यानी मृदा से हमें मृदा के द्वारा कृषि की जाती है और कृषि से हमें भोजन प्राप्त होता है। अगर मिट्टी नहीं होगी तो मिट्टी से ना तो खेती होगी, और जब खेती नहीं होगी तो हमें भोजन भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मिट्टी का भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारे दैनिक कार्यों में हमारी मदद करते हैं। हमें इनसे भोजन मिलता है, ऊन मिलता है, दूध मिलता है और ये बहुत सारे हमारे कार्यों, हमारे कामों के लिए उपयोगी हैं। इसलिए ये भी क्या है? संसाधन है। तो बच्चों, उदाहरण में हमने देखा कि संसाधन क्या होते हैं। संसाधन में जल, खनिज तेल, वन संसाधन, चट्टानें,
पदार्थ, मृदा और जानवर, वायु, सूर्य, ये सभी क्या है? संसाधन है, क्योंकि ये हमारी क्या करते हैं? दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, इसलिए ये सब संसाधन के अंतर्गत आते हैं। देखिए संसाधन कोई भी, हम क्या कहेंगे संसाधन क्या होते हैं? संसाधन कोई भी वस्तु जिसको अपने दैनिक कार्यों में इस्तेमाल करते हैं और जिसके द्वारा अपने कार्यों को आसानी से करते हैं, उसे हम संसाधन कहते हैं। संसाधन को हमने यहाँ पर 3 भागों में बांटा है: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन हमारा पाठ जो हम पढ़ रहे हैं वो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत है। तो ये तो संसाधनों का सामान्य वर्गीकरण है कि संसाधनों को हमने 3 भागों में बांटा: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। लेकिन हम संसाधनों का वर्गीकरण के लिए मैंने एक चार्ट तैयार किया है, उसको हम देखते हैं कि उसमें संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर संसाधन को मैंने यहाँ पर 2 भागों में बांटा है। नंबर 1 प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन का कोई भी प्रकार नहीं, जबकि प्राकृतिक संसाधन को यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया है: समाप्यता के आधार पर संसाधन, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, स्वामित्व के आधार पर संसाधन और विकास के आधार पर संसाधन। बच्चों, समाप्यता के आधार पर संसाधन है, इसको 2 भागों में बांटा गया है: नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। जबकि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को भी 2 ही भागों में बांटा गया है: जैव संसाधन और अजैव संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो है इसको 4 भागों में बांटा गया है: व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। और विकास के आधार पर संसाधन को भी हमने 4 भागों में बांटा है: संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष। तो बच्चों, ये तो था संसाधन का वर्गीकरण। अब जो हमने प्राकृतिक संसाधन जो हैं उनको हमने 4 भागों में बांटा है। तो वो 4 भाग यानी समाप्यता के आधार पर संसाधन क्या होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन क्या होते हैं, स्वामित्व के आधार पर संसाधन क्या होते हैं, विकास के आधार पर संसाधन क्या होते हैं, इन सब का हम विस्तृत रूप से वर्णन करेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे समाप्यता के आधार पर संसाधन। समाप्यता के आधार पर संसाधन क्या होते हैं? बच्चों, समाप्यता के आधार पर संसाधन यानी कुछ वस्तुएं जो एक समय के बाद में समाप्त हो जाती हैं या कुछ वस्तुएं जो कभी समाप्त नहीं होती, तो ऐसे संसाधन को हम समाप्यता के आधार पर संसाधन की श्रेणी में रखते हैं। जैसा कि हमने बताया कि समाप्यता के आधार पर संसाधनों को हमने 2 भागों में बांटा है। नंबर 1 नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन जैसा कि मैंने आपको चित्र में दिखाया है, सूर्य दिखाई दे रहा है, पवन चक्की दिखाई दे रही है, सोलर प्लांट दिखाई दे रहा है। तो ये सभी क्या है? प्राकृतिक है, यानी प्रकृति से ये हमें प्राप्त हो रहा है। तो सूर्य भी प्राकृतिक है, पवन भी प्राकृतिक है। तो ये इनसे हमें जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है वो क्या होगी? कभी समाप्त नहीं होगी। हम इसका एक बार उपयोग करने के बाद इसका पुनः उपयोग कर सकते हैं। इसे किसके अंतर्गत आएगा? ये नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। यानी इसकी परिभाषा हम क्या देंगे कि नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग करने के बाद में भी वे समाप्त नहीं होते हैं। ऐसे संसाधनों को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। समाप्यता के आधार पर संसाधन का दूसरा प्रकार देखिए। समाप्यता के आधार पर संसाधन का दूसरा प्रकार है अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कि यानी कि नहीं, नवीकरणीय कभी भी इसका नवीनीकरण नहीं हो सकता, यानी एक बार अगर इनका उपयोग कर लिया जाए तो इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कौन कौन से हैं? कोयला है, कोयला को अगर हम एक बार उपयोग कर लेंगे तो इसे वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ को भी हम अगर उपयोग कर लेंगे उसके बाद ये भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। खनिज पदार्थों को भी बच्चों हम अगर इसका उपयोग कर लेंगे तो कुछ खनिज पदार्थ ऐसे हैं जिनका एक बार उपयोग करने के बाद ये दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे संसाधन किसके अंतर्गत आएंगे? अनवीकरणीय संसाधन। तो बच्चों, नवीकरणीय संसाधन क्या हुआ कि इसका हम एक बार उपयोग करने के बाद भी ये समाप्त नहीं होते, जबकि अनवीकरणीय संसाधन का अगर एक बार उपयोग कर लिया जाए तो ये समाप्त हो जाते हैं। ऐसे संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन का बच्चों दूसरा प्रकार हमने देखा था उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन यानी कि जो संसाधन है यानी जो वस्तुएं हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई,
वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ से करते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को मैंने 2 भागों में बांटा था। देखिए, मैंने पहला बताया था आपको जीव संसाधन। जीव संसाधन जैसे कि चित्र में आप देख रहे हैं कि पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पौधों में जीवन होता है। पशु पक्षी हैं, पशु पक्षियों में भी जीवन होता है। मनुष्य है, मनुष्य में भी जीवन होता है। यानी कि हम चित्र के माध्यम से देखकर बता सकते हैं कि जीव संसाधन क्या होंगे। जीव संसाधन वे संसाधन होंगे जिनमें जीवन होता है और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यानी कि जो पेड़ पौधे हैं इनमें जीवन है, परंतु ये क्या कर रहे हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, इसलिए ये किसके अंतर्गत आएंगे, आपके जीव संसाधन के अंतर्गत आएंगे। तो बच्चों, इसकी परिभाषा हम लिखेंगे। जीव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनमें जीवन होता है और वे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का दूसरा प्रकार हमने देखा था अजीव संसाधन, यानी कि जिनमें जीवन नहीं होता फिर भी वे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसे कि चित्र में भी दिखा है, मैंने इसमें उदाहरण देकर भी आपको बताया, जैसे मिट्टी है, चट्टानें हैं, खनिज पदार्थ हैं। बच्चों, इनमें जीवन नहीं होता है लेकिन फिर भी इनके माध्यम से हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, इसलिए किसकी श्रेणी में आएगा, ये अजीव संसाधनों की श्रेणी में आएगा। चित्र में भी आप देख रहे हैं पवन चक्की है, एरोप्लेन है, कार है, माउंटेन्स हैं, एक हॉल बना हुआ है। ये सारी चीज़ें हैं, इनमें क्या जीवन है, नहीं, इनमें जीवन नहीं है, फिर भी ये हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, इसलिए ये अजीव संसाधन के अंतर्गत आता है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार का, जीव संसाधन और अजीव संसाधन। जीव संसाधन में जीवन होता है और अजीव संसाधन में जीवन नहीं होता, फिर भी दोनों हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का बच्चों तीसरा प्रकार मैंने आपको बताया था स्वामित्व के आधार पर संसाधन। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन यानी किसी संसाधन पर किसका अधिकार है, किसका आधिपत्य है, तो ये संसाधन स्वामित्व के आधार पर संसाधन कहलाते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को भी हमने आपको 4 भागों में बांटा था। नंबर 1, व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। जैसे घर पर किसी एक ही व्यक्ति का अधिकार होगा। आपका घर है तो आपका उस पर अधिकार है, मेरा घर है तो मेरे घर पर मेरा अधिकार है। किसान की ज़मीन पर उस किसान का अधिकार होगा, यानी व्यक्तिगत संपत्ति उसकी निजी संपत्ति कहलाएगी। तो व्यक्तिगत संसाधन क्या हो गए, व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन होंगे जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। दूसरा प्रकार मैंने आपको बताया था सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन क्या होते हैं, सामुदायिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता बल्कि एक समुदाय या पूरे समाज का अधिकार होता है। जैसे तालाब है, उद्यान है, शमशान भूमि है, ये किसी एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं है, ये इसमें पूरे समाज की प्रॉपर्टी है, इस पर पूरे समाज का अधिकार होता है। इसी तरह से बच्चों मैंने तीसरा प्रकार इसका बताया था राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन पर किसी व्यक्ति या समुदाय या समाज का अधिकार नहीं होता बल्कि इस पर पूरे देश का अधिकार होता है। ये देश की संपत्ति होती है, इस पर देश की सरकार का अधिकार होता है। जैसे सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन पर ये राष्ट्रीय संपदा है, इस पर उस देश की सरकार का अधिकार होता है। नहरें भी सरकार का अधिकार होता है। रेल परिवहन पर भी सरकारी अधिकार होता है। नदियाँ भी सरकारी होती हैं। तो ये सब सरकारी यानी कि राष्ट्रीय संपत्ति होते हैं और इस पर उस देश की किसी भी देश की सरकार का अधिकार होता है। बच्चों, चौथा प्रकार मैंने आपको बताया है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पर किसी राष्ट्र विशेष का अधिकार नहीं होता, यानी किसी एक देश का अधिकार नहीं होता बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होता है। बिना अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अनुमति के हम उस पर कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। जैसे 200 किलोमीटर से आगे का समुद्री क्षेत्र, यानी बहुत सारे राष्ट्र हैं जहाँ पर समुद्री क्षेत्र है और उस 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो तो उस राष्ट्र की संपत्ति है, परंतु 200 किलोमीटर से अगर आगे का क्षेत्र है तो वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंतर्गत आ जाता है। जैसे हमारा भारत है, भारत तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। तो इससे 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है वो तो भारत के
आधिपत्य में रहेगा, लेकिन 200 किलोमीटर के आगे का जो क्षेत्र है उस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार हो जाएगा। तो बच्चों, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का हुआ? 4 प्रकार का। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसी तरीके से हमारा जो आखिरी प्रकार है प्राकृतिक संसाधन का, वो है विकास के आधार पर संसाधन। तो विकास के आधार पर संसाधन को भी हमने 4 भागों में बांटा था, जिसमें पहला भाग है आपका संभावी संसाधन। संभावी यानी संभावना है अभी जिस पर, यानी किसी भी देश या क्षेत्र में कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा होता, लेकिन इनकी अपार संभावना होती है, यानी भविष्य में हमें संभावना है कि इनका उपयोग किया जा सकता है। जैसे गुजरात है और राजस्थान है, यहाँ पर सूर्य का ताप और पवन का वेग दोनों ही बहुत तीव्र होते हैं, और अगर यहाँ पर हम सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में बना सकते हैं, यानी हमारे पास संभावनाएं हैं, लेकिन अभी यहाँ पर कार्य नहीं हो रहा, लेकिन भविष्य में हमारे पास भी योजना है कि यहाँ से हम सोलर प्लांट लगाकर और पवन चक्कियाँ लगाकर वहाँ से हम पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्राप्त कर सकें। तो ये हमारी संभावना है, इसलिए किसके अंतर्गत आएगा? ये संभावी संसाधन के अंतर्गत आएगा। विकास के आधार पर संसाधन का दूसरा जो प्रकार है वो है विकसित संसाधन, यानी कि जैसे कि हमने भी संभावित संसाधन पढ़ा, संभावित संसाधन में संभावना है, लेकिन विकसित संसाधन में वो संभावना हमारी विकसित हो चुकी है, यानी पूर्ण हो चुकी है, उसका कार्य पूरा हो चुका है और वहाँ से हमने उत्पादन करना प्रारंभ कर लिया है। तो वे संसाधन विकसित संसाधन कहलाएंगे जिनका सर्वेक्षण हो चुका है और जिनका उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित हो चुकी है। जैसे हमने अभी राजस्थान और गुजरात का बताया, अगर वहाँ पर सौर ऊर्जा और पवन चक्की अगर लगा ली जाए और वहाँ से ऊर्जा विद्युत है उसका उत्पादन प्रारंभ कर दिया जाए, तो वह संसाधन संभावित संसाधन की जगह पर विकसित संसाधन की श्रेणी में आ जाएगा। तो ये विकसित संसाधन कहलाएगा। इसके बाद विकास के आधार पर संसाधन का जो तीसरा प्रकार है वो है भंडार। भंडार से तात्पर्य ऐसे संसाधनों से होता है जो हमारे पास होते तो हैं बहुत मात्रा में हमारे पास में, लेकिन उसका उत्पादन करने के लिए हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, अभी हमारे पास को तकनीकी नहीं है कि हम उसका उत्पादन कर पाएँ। इसलिए ये किसकी श्रेणी में आएंगे? आपके भंडार की श्रेणी में आएंगे। जैसे हाइड्रोजन ईंधन है, तो हाइड्रोजन ईंधन हमारे पास है तो पर्याप्त मात्रा में, परंतु हमारे पास इससे अभी हाल इसका उपयोग करने के लिए हमारे पास में तकनीकी ज्ञान उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये भंडार की श्रेणी में रखे गए हैं। इसके बाद विकास के आधार पर संसाधन का चौथा प्रकार है संचित कोष। तो ये भंडार का हिस्सा होता है, ये भंडार की श्रेणी में होता है। भंडार में क्या था? टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसकी वजह से हम उत्पादन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, परंतु उसके बाद भी हम उसका पर्याप्त मात्रा में उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे संसाधनों को हम संचित कोष के अंतर्गत रखेंगे। हमारे पास संचित है यानी इकट्ठे हैं, हमने इनको संचित करके रखा है, इसका उपयोग हम एक समय के बाद में इसका उपयोग करेंगे। जैसे नदी के जल से पनबिजली परियोजना द्वारा बिजली निकाली जाती है, लेकिन वर्तमान में इसका उपयोग हम क्या कर रहे हैं? सीमित पैमाने पर कर रहे हैं, अधिक मात्रा में नहीं कर रहे। जब आवश्यकता होगी तो हम इसका उपयोग पर्याप्त मात्रा में करेंगे। तो इस तरीके से विकास के आधार पर संसाधन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष। तो बच्चों, ये था संसाधनों का वर्गीकरण, और अब हम संसाधन के जो विभिन्न संसाधन हैं उनके बारे में हम अध्ययन अपने अगले वीडियो में करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे मृदा के बारे में, और जिसमें मृदा का वर्गीकरण, मृदा के प्रकार और मृदा की हमारे आवश्यकताएं, इन सब चीज़ों के बारे में हम अध्ययन अपने अगले वीडियो में करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने अगले वीडियो के लिए मैं आपसे विदा मांगती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।